हेलो दोस्तों, आज डेट है 1 फरवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो पहली बात तो आज से पीआईबी हमारा सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स 7 बजे आएगा। दूसरी बात, मैं चेंज एक और कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन इंक्लूड करने लगूंगा कल से। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 28 जनवरी 28 जनवरी लिखा है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी के चक्कर में न्यूज़ आई नहीं। फिर जो न्यूज़ पीआईबी के बाद थी, उन्होंने 28 जनवरी को इतनी भर दी न्यूज़ कि मैं एक ही दिन में सारी न्यूज़ नहीं ले सकता था, क्योंकि 29-30 को संडे पड़ रहा था। तो मैंने 28 की न्यूज़ को ही कंटिन्यू रखा। 31 और 1 यानी आज जाके 28 जनवरी की सारी न्यूज़ खत्म हो रही हैं। उसके बाद 29 भी खत्म हो जाएगा और 30 की न्यूज़ में हम आज आ जाएंगे। कल से मैं कोशिश करूंगा, भले ही पीआईबी में मुझे 8 आर्टिकल लेने पड़े, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कम से कम 2 दिनों से पुरानी न्यूज़ ना होने पाए। ठीक है, चलिए आज के बाद ये थोड़ा सा अपडेट करते हैं। फिलहाल आप ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है एक स्कीम, उसका फेज 2 नोटिफाई किया है। इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर। ठीक है, इंडिया का जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा को इन्हांस कैसे किया जाए, बढ़ाया कैसे जाए, इसके लिए फेज 2 लॉन्च किया है। अब कैपिटल गुड्स हमें पता होंगी तभी तो हम कर पाएंगे। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, चलिए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है, देखिए, ऐसी फिजिकल एसेट्स जिनको कंपनी द्वारा यूज किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ताकि प्रोडक्ट और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया सके। जो आपकी मशीनरी होती है ना, वो कैपिटल गुड्स होती हैं। देखिए, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, टूल्स, बिल्डिंग, ये आपकी कैपिटल गुड्स होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट फिनिश्ड गुड, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो लास्ट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ऐसी वस्तुएं जिनको फिनिश्ड गुड बनाने के लिए यूज किया गया है, वो होती हैं कैपिटल गुड्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने आर्टिकल पर। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने नोटिफाई किया है स्कीम ऑन इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर फेज 2। पर्पस क्या है? देखिए, कॉमन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ साथ सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया सके। यानी कैपिटल गुड्स सेक्टर में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो हो ही, सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया सके। ये जो फेज 2 है इस स्कीम का, इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन कैपिटल गुड्स सेक्टर, 25 जनवरी 2022 को इसको नोटिफाई कर दिया गया। फिर 26 जनवरी आ गया। तो पता है, देखो, 25 जनवरी को नोटिफाई किया और पीआईबी ने खुद ही ये आर्टिकल 28 को लिया। क्यों? 26-27 कुछ हुआ ही नहीं। लोग टैबलेट्स में ही उलझे रहे कि तमिलनाडु और केरल और वेस्ट बंगाल ने मना कर दिया है कि झांकियां नहीं आएंगी। लोग इसी में उलझे रहे। तो मैं किस खेत की मूली हूं, समझ सकते हैं। जब पीआईबी इतना डिले कर रहा है किसी न्यूज़ को देने में, तो जब वो देगा तभी मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूँ। फिलहाल हम आते हैं वापस टॉपिक पे। जो ये इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर है स्कीम है, इसको नवंबर 2014 में नोटिफाई किया गया था। मतलब फेज 2 अब लॉन्च किया गया है, फेज 1 2014 में लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है किसी भी इंडस्ट्री में, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज ढंग से किया जाए, टेक्नोलॉजी यूज को बढ़ावा दिया जाए। स्कीम इस बार जो फेज 2 लॉन्च किया गया है, इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर। ये देखिए, इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर, फेज 2 जो लॉन्च किया गया है। फेज 2 कितने करोड़ का है? 1207 करोड़ का। ठीक है, बजटरी सपोर्ट कितना होगा? 975 करोड़, 975 करोड़ होगा। इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन होगा 232 करोड़। तो याद रखिएगा, कैपिटल गुड्स इन्हांसमेंट के लिए जो फेज 2 लॉन्च किया गया है, 1207 करोड़ दिया है, जिसमें बजट का सपोर्ट कितना होगा? 975 करोड़ प्लस 232 करोड़ किससे आएगा? इंडस्ट्रीज से आएगा। तो कैपिटल गुड्स हमने पढ़ लिया कि ये फिनिश्ड गुड नहीं होती, जबकि फिनिश्ड गुड बनाने के लिए जो चीज़ें यूज की जाती हैं वो कैपिटल गुड्स में आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं मशीनरी। अच्छा, ये कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात की जाए, जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है 12% आपका कैपिटल गुड्स ले जाता है। देश की जीडीपी में 1.8%। ठीक है, बाकी ये रोजगार 1.4 मिलियन डायरेक्ट, 7 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब बनाता है। याद रखिएगा, नो इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द सेक्टर। ये एक स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया, और जो मैक्सिमम बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 7.5 से 10% है कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी राज्य को एडिशनल रिसोर्स के लिए 7,300
9 करोड़ दिए हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या है, किस राज्य को दिए। अब इस राज्य को दिए हैं तो 15 फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन पर दिए हैं। कितना? 7,309 करोड़। इन्होंने पावर सेक्टर रिफॉर्म किया, आपको पता ही है, रिफॉर्म बेस्ड असेसमेंट भी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, तो वो भी दी जा रही है। टाइड ग्रांट, इन टाइड ग्रांट, ये सब कुछ आपने पढ़ा ही है पहले ही से। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में आता है, उसने 2 राज्यों को 7,309 करोड़ दिए हैं पावर सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए। देखिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश को दिए हैं, बाकी आपको रटना नहीं है कितना कितना दोनों राज्यों को दिया गया है, और ना ही ये रटना है कि ऊपर वाला, क्योंकि कई राज्यों को मिल चुका है तो आप किसका किसका रटते फिरेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कुछ सेक्टर में रिफॉर्म कर रहे हैं तो आपको एडिशनल बोरोइंग की परमिशन होती है, ठीक है, ताकि आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बेहतर कर सकें उस सेक्टर की। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, इन्होंने 15 फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो एडिशनल बोरोइंग स्पेस है वो 0.5% का, जो स्टेट की जीडीपी होती है उसके 0.5% का अलाउ कर दिया एवरी ईयर फॉर अ 4 ईयर पीरियड, मतलब कि 2021-22 से 2024-25 तक। अब राजस्थान आंध्र प्रदेश ने पावर सेक्टर रिफॉर्म किए तो उनको एडिशनल बोरोइंग की परमिशन मिल गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही उनको फंड दे दिया कि भैया हमें वापस कर देना समय पे। ऐसे क्या होता है, स्टेट जो अपने जीडीपी का 3% जो है बोरो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिफॉर्म ढंग से कर देते हैं तो 2% आपको एक्स्ट्रा चांस मिल जाता है। वो हम लोग कई बार फिनांस कमीशन में पढ़ चुके हैं, आने वाली वीडियोस में मैं फिर पढ़ूंगा। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिनांस कमीशन। देखिए 2021-22 के बजट में फिनांस मिनिस्टर अनाउंस कर चुकी हैं पहले ही, ठीक है। उसके अलावा 1 लाख करोड़ जो है राज्यों को, अरे ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट, हाँ, एडिशनल बोरोइंग स्पेस पावर सेक्टर रिफॉर्म से जो है लिंक होता है, मैंडेटरी रिफॉर्म है, अगर आप लेते हैं तो इनको आपको एडिशनल बोरोइंग की लिमिट मिल जाएगी। 15 फिनांस कमीशन की बात करें तो देखिए गवर्नमेंट ने 15 फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया था पूरी तरह से। इसमें क्या था, जो डिविजिबल पूल है टैक्सेस का उसमें से 41% राज्यों को जाना था 5 ईयर पीरियड में, 2021-22 से 2026-27 तक। आप मेरे ख्याल से 26-27 ही होना चाहिए, ठीक है यहाँ पर। तो इतने साल तक आपको कहाँ तक जाना था, 41% राज्यों को देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लास्ट टाइम जो आपका फिनांस कमीशन था उन्होंने क्या कहा था कि 42%, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर बन गया इसलिए 41%। आर्टिकल 280 के तहत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 वर्षों के अंतराल पर फिनांस कमीशन की नियुक्ति करता है। 15 फिनांस कमीशन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा नवंबर 2017 में बनाया गया था एनके सिंह जी की अध्यक्षता में। फर्स्ट फिनांस कमीशन केसी नियोगी की अध्यक्षता में। तो 2021-22 से ये हैं 5 वर्ष, 25-26 तक, ठीक है, 2021-22 से 25-26 तक ये 5 वर्ष कैसे हैं आप कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे नहीं पता। वर्टिकल डिवोल्यूशन 41% डायरेक्टली बोल दिया है। फिर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन अलग है। आपको हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है इनकम को 45%, सबसे कम वेटेज किसको दिया गया है 2.5% टैक्सेस को और फिजिकल एफर्ट को, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है किससे रिलेटेड, देखिए मिशन कर्मयोगी आपने सुना होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान एंड लॉन्च ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल, इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है मिशन कर्मयोगी के तहत। ये देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, श्री नाम क्या है, पशुपति कुमार पारस। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन है, पशुपति कुमार पारस। उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान के लिए विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। देखिए मिशन कर्मयोगी आपको पता है सिविल सर्विस, जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मतलब कि लॉन्च किया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे ढंग से। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने क्या किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की हेल्प से ये विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च कर दिया है कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। इस मिनिस्ट्री के 150 एम्प्लॉयज जो हैं उनको डिफरेंट डोमेन्स पे, चाहे वो बिहेवियरल चेंज हो, फंक्शनल चेंज हो, उनको मजबूत करने के लिए इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। तो मिशन कर्मयोगी आपको पता ही है, मिशन कर्मयोगी सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है नेशनल लेवल पर। इंडियन ब्यूरोक्रेसी के लिए ये लॉन्च किया गया था, उसमें रिफॉर्म करने के लिए लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2020 को, यानी 2 सितंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था। 2020 से 2025 तक लगभग 46 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है एक स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी उसको भी सेट किया जाएगा, सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। मिशन कर्मयोगी में जो है आपके यहाँ पे देख सकते हैं 6 पिलर्स हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, आई गॉट कर्मयोगी, आई गॉट अभी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स जो EHRMS आपने सुना होगा,
और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। ये 6 पिलर हैं आपके मिशन कर्मयोगी के तहत। आई गॉट मैंने आपसे कहा ये आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है, ये क्या करता है? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग को इंटीग्रेट करने का काम करता है कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से। यानी जो ट्रेनिंग दी जा रही है, कितने लोगों को ट्रेन किया गया है, किस तरीके से ट्रेन किया गया है, क्या क्या चेंज आया है, सारी जानकारी आपको आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। और क्या ट्रेनिंग देनी है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आई गॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया मिशन कर्मयोगी के तहत। बाकी मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं है, 2 करोड़ ऑफिसर्स हमको ट्रेनिंग करना है। चलिए अगला आर्टिकल देख। ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है किसकी? इंडिया यूके की, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पहले यानी राउंड 1 की टॉक हुई है। ये देख लीजिए, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर राउंड 1 की टॉक हुई है वर्चुअल तरीके से, ठीक है। दोनों साइड के एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 32 सेपरेट सेशन रहे, मतलब कि 2 वीक तक ये टॉक चली है, ऐसा नहीं एक दिन में बातचीत हो गई। तो फर्स्ट राउंड हुआ है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। आपको पता ही है इंडिया वर्ल्ड की सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यूके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, या फिर इंटरचेंज कर लीजिए, जो भी हो, इसमें मुझे लेटेस्ट डाटा याद नहीं है। तो इन दोनों में टॉक चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। पहले आपको पता ही था यूरोपियन यूनियन के साथ बीतिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको साइन करने के लिए काम कर रही है, लेकिन अब यूके ब्रेग्जिट कर लिया है। किससे? बीतिया से। तो आपको पता है यूके के साथ अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बीतिया काम नहीं करेगा। तो पॉजिटिव डिस्कशन चल रहा है, यूके इंडिया दोनों लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। सेकेंड राउंड का जो नेगोशिएशन है आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, वो मार्च 2022 में होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ड्यूटीज हैं उनको मिनिमल रखा जाए या फिर जीरो रखा जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कि नाम से है कि फ्री ट्रेड यानी कि जीरो ड्यूटी। इंडिया यूके रिलेशन की बात की जाए, दोनों की जो ट्रेड रिलेशन है वो तो बेहतरीन है ही है, आपको पता ही है। इवन इंडिया का जो डायस्पोरा यूके में रहता है वो एक तरह से लिविंग ब्रिज का काम करता है दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन को बेहतर करने के लिए। अगर यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो उसको आप छोड़ दीजिए, जबकि G20 कंट्रीज में आप ये दोनों साथ में हैं, वहाँ पर यूके जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के लिए आफ्टर UAE एंड US। अगर FTA हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो यूके हम लोग अपना सामान भेज सकते, खा सकते, टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, फुटवेयर। उसके अलावा यूके का सामान भी इंडिया आएगा, ठीक है। यूके की हेल्प से इंडिया जो है मरीन प्रोडक्ट को बेहतर कर रहा है। इंडिया के 56 जो यूनिट्स हैं मरीन के, उनको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है यूके द्वारा। तो मरीन एक्सपोर्ट जो है हम लोग ढंग से कर सकते हैं। बाकी जो फार्मा सेक्टर का म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है, वो भी जो है एडिशनल मार्केट उसको मिल जाएगी अगर यूके से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। तो आप याद रखिएगा MRA म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फार्मा सेक्टर से है, अगर ये हो जाता है तो यूके के साथ है मिल जाएगी। हाँ, ये देख लीजिए, PLI स्कीम के लिए जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फाइलिंग की, उसको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने बढ़ा दिया है। देख लेते हैं PLI स्कीम। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने क्या किया, PLI स्कीम के लिए जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी उसको अब 14 फरवरी 2022 कर दिया। पहले क्या थी? 31 जनवरी 2022। तो PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, आपका प्रोडक्शन देखिए, बेस ईयर क्या है प्रोडक्शन के लिए? 2019-20। प्रोडक्शन उस डेट को क्या था, उसके बाद इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन क्या होता है, उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसकी हिस्ट्री जो शुरू होती है वो 2020 के आसपास शुरू होती है। इनिशियली तौर पर 3 सेक्टर थे PLI स्कीम में। बाद में जो बजट आया 2021-22 का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने PLI स्कीम 13 सेक्टर के लिए लॉन्च की। कितने? 13 सेक्टर के लिए। रिसेंटली इसमें 14 सेक्टर ऐड हो गया है। सेमीकंडक्टर 76,000 करोड़ का, लेकिन जो 13 सेक्टर थे वो 1.97 लाख करोड़ के थे। PLI स्कीम तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काम ही कर रही। बाद में ROSCTL स्कीम, रोड टेप स्कीम, कई सारे मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। और रॉ मटेरियल की जगह हम लोग फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट कर सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। तो PLI स्कीम, रोड टेप स्कीम तो आप पढ़ ही चुके हैं। ROSCTL आपको रिबेट ऑन स्टेट सेंट्रल टैक्स लेवीड, ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से आप देख लीजिएगा। PLI स्कीम का पर्पस क्या है? देखिए, पहली बात तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और इम्पोर्ट बिल को कम करना। मार्च 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया PLI स्कीम को। इनिशियल तौर पर 3 सेक्टर्स के लिए थी, बाद में बजट आया तो उसमें 10 सेक्टर और ऐड हो गए, टोटल 13 सेक्टर हो गए। फिर रिसेंटली 14 सेक्टर और ऐड हो गया। PLI स्कीम जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, उसके लिए क्या है? देखिए, हाई वैल्यू मैन मेड फाइबर को, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। उसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल पर फोकस करना है, जो जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है, कहीं भी यूज किया जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है। फिर ये जो PLI स्कीम में इंसेंटिव प्रोवाइड करना है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, वो 10,683 करोड़ दिया गया है अगले 5 वर्षों के लिए, 2 फेसेस में।
जो एलिजिबल प्रोड्यूसर्स हैं उनको 2 फेजेस में ये इंसेंटिव दिया जाएगा। बेस ईयर होगा 2019-20। पहली बात तो कोई भी पर्सन अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर रहा है 300 करोड़ का, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है, यानी कि कैपिटल गुड्स में, अभी कैपिटल गुड्स पढ़ा ना हमने, अगर कैपिटल गुड्स में 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो एलिजिबल है फर्स्ट फेज के तहत। सेकंड फेज क्या है, आपने 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है कभी जिंदगी में कभी भी, लेकिन अगर आप 100 करोड़ फिर से खर्च करने जा रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट वो हैं जो 300 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेकंड वो हैं जो 300 कर चुके हैं और फिर 100 करोड़ का फिर से कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की जो है बैकबोन है आफ्टर एग्रीकल्चर, क्योंकि लगभग 4.5 करोड़ लोगों को जॉब देती है। इंडिया की इकोनॉमी में एक तरह से देखा जाए तो ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल। 2 सेगमेंट इसमें आते हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो या फिर ऑर्गेनाइज्ड हो। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपको ना मिले। ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिले। अभी पढ़ा है हम लोग 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने देखा होगा तो PLI स्कीम में, सॉरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में हम लोगों ने पढ़ा है NPS वगैरह, तो उसमें हमने बताया है अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। इंडियन एशियन डिजिटल वर्क प्लान 2022 इसको अप्रूव कर दिया गया है। सेकेंड एशिया डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग जो हुई है इंडिया के साथ। सेकेंड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है इंडिया के साथ, वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इस दौरान आसियान कंट्रीज के डिजिटल मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 इसको अप्रूव कर दिया गया है। इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 के लिए पर्पस क्या है, जो इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं उन पर कोलैबोरेशन करना है लार्जर बेसिस पर। टेलीकॉम जो मिनिस्टर्स हैं आसियान कंट्रीज के, जो 10 आसियान कंट्रीज उनके टेलीकॉम मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये देख लीजिए। उसके अलावा जो 10 के अलावा जो ये डायलॉग पार्टनर हैं, ये कितने हैं आप काउंट कर लीजिएगा, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 क्या है, ये है कि सबसे पहला फोकस है जो मोबाइल हैंडसेट चोरी हो जाते हैं और उनका गलत तरीके से यूज़ किया जाता है उसको काउंटरफीट करना, ठीक है। ऐसा सिस्टम हमें बनाना है, ऐसे सिस्टम पर काम किया जाएगा इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान के तहत कि मोबाइल हैंडसेट चोरी करके जो मिसयूज़ किया जाता है उन पर कर्व किया जा सके। फिर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस जो है नेशन वाइड अवेलेबल करवा सके, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, तो इन पर इंडिया आसियान साथ मिलकर काम करेगी। उसके अलावा आप देख लीजिए जो लार्जर इम्फेसिस होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर होगा, 5G एडवांस इन सब पर होगा। इंडियन आसियान समिट की बात करें, नवंबर 2021 में 8वीं इंडिया आसियान समिट हुई थी, इस बार 19वीं होगी, ठीक है। तो ब्रुनई इस समय करंट चेयरमैन है आसियान का, तो ब्रुनई की अध्यक्षता में आसियान की समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है। मैं करंट अफेयर्स में एक बार भूल गया था, म्यांमार। आसियान की बात की जाए तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान का, और दोनों ने मिलकर 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल भी सेटअप की थी। बाकी ये छोड़ दीजिए, आप यहाँ देख लीजिए आसियान। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं इसमें से कौन से ग्रुप की स्थापना बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा की गई थी, तो आसियान की। अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में आसियान की स्थापना की गई थी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा 5 मेंबर ने स्थापना की थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये आप मैप में देख सकते हैं, अगर आपको आसियान देखना है तो यहाँ पे देख लीजिए। ये वो 10 कंट्री हैं जो आसियान की मेंबर हैं, बाकी इंडिया भी नहीं है, USA भी नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। तो 5 कंट्रीज द्वारा स्थापना की गई थी, अब 10 कंट्रीज हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, मरीन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। 35% ग्रोथ देखी गई है, लगभग $6.1 बिलियन का क्या हुआ है, मरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो 35% की ग्रोथ देखी गई है। तो हमें ये याद नहीं रखना है खैर हर महीने में कितना आया, हाँ, लेकिन आप ये रखिए फर्स्ट 9 मंथ लास्ट ईयर से इस बार में 35% की ग्रोथ देखी गई है। जिनको नाबार्ड RBI का एग्जाम देना है वो $6.1 बिलियन भी याद रखें, ठीक है। बाकी लास्ट ईयर सेम टाइम में $4.5 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट हुआ था। दिसंबर में कितना हुआ ये आपको ध्यान नहीं देना है। तो 35% मरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है, उसमें ग्रोथ देखी गई है। ये आपको ये पढ़ना नहीं है, हमें देखना है कि मरीन जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी सिचुएशन क्या है इंडिया में। मरीन एक्सपोर्ट की जो 5 डेस्टिनेशन है वो USA टॉप पे है, सेकंड आता है चाइना। फ्रोजन जो श्रिम्प एक्सपोर्ट होती है वो इंडिया के मरीन जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आइटम है उसमें 74% शेयर वैल्यू रखती हैं। फ्रोजन फिश जाती हैं अदर कंट्रीज को, क्योंकि सड़ जाएगी तब तक पहुँचते पहुँचते, तो सबसे ज़्यादा शिपमेंट यही आपको प्रोवाइड करवाता है जो फ्रोजन शिपमेंट होती है। उसके बाद मरीन फिशरीज जो है या फिर फिशरी सेक्टर में जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करता है। जैसे आपकी एपिडा है वैसे ही आपकी एम्पीएडा है,
यानी मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1972 में इसकी स्थापना की थी कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत। एमपीईडा का हेडक्वार्टर है कोची में। ये मरीन फिशरीज के प्रमोट जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करती है। बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लॉन्च किया मई 2020 में। वो तो हम लोग कल ही पढ़े हैं, ठीक है, तो वो आपको बताना नहीं है। 20,050 करोड़ की स्कीम है, आप तक का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है मरीन फिशरीज के सेक्टर में, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लू रिवोल्यूशन लॉन्च किया था, नीली क्रांति भी आप कहते हैं। ये कब आया था? 7th 5 ईयर प्लान में आया था ब्लू रिवोल्यूशन 1985-1990 के दौरान। पर्पस क्या था? मरीन फिशरीज को बढ़ावा देना। देखिए ब्लू रिवोल्यूशन का पर्पस क्या है? एक्वेटिक इंडस्ट्रीज जो कि बेहतरीन काम कर रही है उसको और बेहतर करना। 9% की इसकी एवरेज ग्रोथ है। अगर लास्ट सम ईयर्स की दिखाया जाए तो डबल डिजिट की एवरेज ग्रोथ है। तो फास्टेस्ट ग्रोअर में से एक है आपकी एक्वेटिक इंडस्ट्रीज। इसको ढंग से मैनेज करने के लिए नीली क्रांति, जिसको ब्लू रिवोल्यूशन कहा जाता है, वो लॉन्च की गई थी। तो आज ये जितने भी आर्टिकल हैं ले लिए मैंने। कल से आपको रिपीटेशन नहीं हुआ करंट अफेयर्स में और इसमें। मिलते हैं आपसे अपनी